Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem and we are going to study today Newton's second law of motion. ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए हुए हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी मोशन के मुतालिक न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है जी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें न्यूटन क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स क्या होती है? मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाते वक्त ये बात डिटेल में बताई कि नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम होता है और यही फोर्स बॉडीज़ को मूव करवाती है। ठीक है, और मूव करती बॉडीज़ को रोकती है। और अगर किसी बॉडी पे लागी एक सिंगल फोर्स रही हो तो वही नेट फोर्स होती है। तो न्यूटन कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कहता है जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो उसमें नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। क्यों? ठीक है, नेट फोर्स एक्ट करने से एक्सेलरेशन क्यों पैदा होता है? उसकी रीजन ये है, लेट्स सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, ये अभी रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। समझ आ रही बात की? लेकिन अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी और जब ये बॉडी मूव करेगी, समझ आ रही बात की? ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। यानी इस बॉडी में क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो न्यूटन के सेकंड लॉ का यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जब नेट फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स के एक्ट करने से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, या ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। समझ आ रही बात की? ठीक है, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कहता है उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू, कीमत, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कहता है वो जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अप्लाइड फोर्स मीन जो फोर्स हमने लगाई है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी जरा सुननी है गौर से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? दो क्वांटिटीज में ऐसा रिलेशन कि जिसमें अगर हम एक क्वांटिटी की वैल्यू को इनक्रीज कर दें तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इनक्रीज हो जाए, और अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? फिर एक बार सुन लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन में जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है उसके साथ साथ, और जब एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी
उसके साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऐसे रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो वो कह रहा है न्यूटन कि जब नेट फोर्स एक्ट करेगी तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। चैप्टर 2 में पढ़ा हमने, समझ आ रही बात की। वो एक्सेलरेशन कहता, वो जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी जिधर फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। यानी अगर फर्ज करो ये बॉडी मूव कर रही थी, समझ आ रही बात की, बॉडी इज मूविंग, ठीक है, विद वी वेलोसिटी, लेकिन हम इसके ऑपोजिट फोर्स लगा देते हैं। ऑपोजिट फोर्स लगाने से भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, वो चेंज ये आएगा कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि अब इसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, लेकिन किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। समझ आ रही है, ऊपर फोर्स हमने इस तरफ लगाई तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ पैदा होगा। इधर हमने फोर्स ऑपोजिट लगाई है, वेलोसिटी के ऑपोजिट, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, चेंज आया ना, तो वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। फिर वो कह रहा है कि उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, ठीक है, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो हमने फोर्स लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने क्या बताया है कि अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज, मतलब अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा पैदा होगा। और कम फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, लिहाजा एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। तो फोर्स इंक्रीज करेंगे, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली वर्ड निकला है इनवर्स से, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट, यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल यानी उलट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उलट चलेगी। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैस ऑफ द बॉडी, बॉडी के मैस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, और एक को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी इंक्रीज हो जाती है, यानी उलट चलता है। एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, एक को कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के उलट चलेंगे। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो ये मैथ्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैथ्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही बात की, ठीक है, क्लियर है। इसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When a net force acts on a body, an acceleration is produced in the direction of the net force. कि जब नेट फोर्स एक्ट करेगी तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी जिस तरफ नेट फोर्स एक्ट कर रही है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। समझ आ रही बात की, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज उस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी नेट फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन भी उतनी बढ़ जाएगा। और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। देखें ये पिक देखें नीचे, इस पिक में एक आदमी पहले 10 किलोग्राम का एक बैग पुल कर रहा है, फिर वो 10 किलोग्राम के 2 बैग पुल कर रहा है। समझ आ रही बात की? तो आप मुझे बताएं, अगर वो दोनों बैग्स पर दोनों सिचुएशन में सेम फोर्स लगाए, यानी जितनी फोर्स
उसने सिंगल बैग पे लगाई है, उतनी फोर्स वो डबल बैग पे लगाए, ठीक है, तो क्या दोनों में एक्सेलरेशन सेम पैदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं पैदा होगा, ठीक है। इस बैग में एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा क्योंकि इसका मैस कम है, स्मॉल मैस, समझ आ रही बात की, ठीक है। लार्ज एक्सेलरेशन, लार्ज एक्सेलरेशन, और इनके मैस ज्यादा हैं, यानी लार्ज मैस, ठीक है, स्मॉल एक्सेलरेशन, समझ आ रही बात की। मैस ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, मैस कम, एक्सेलरेशन ज्यादा। अगर सेम फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, क्योंकि इसका मैस कम है, इसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है, लिहाजा इसमें वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। लेकिन इन दो बैग्स का मैस ज्यादा हो गया, अगर उतनी ही फोर्स जितनी इस पर लगाई है उतनी ही इन पर लगाएगा तो उस फोर्स से इनकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका मैस ज्यादा है, इनमें इनर्शिया ज्यादा है, समझ आ रही है। तो जब इनर्शिया ज्यादा है तो फिर वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। यानी मैस ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, मैस कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उलट है। क्लियर है? ठीक है। यहां पर भी ये देखें वही है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको M1 इसका मैस है, इसको फोर्स F1 से धकेला जा रहा है। तो ये देखें, ये धकेलने वाला शख्स इजी है, उसकी हालत बता रही इजी है, वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन ये ब्लॉक बड़ा ब्लॉक है, समझ आ रही बात की, ये स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है, लार्ज ब्लॉक है, यानी इसका मैस ज़्यादा है, ठीक है, M2 ग्रेटर देन M1, ठीक हो गया। तो अब इसको पुश करने वाला शख्स देखें, उसकी हालत में यहाँ थोड़ा इजी है, यहाँ वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, यानी मैस ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम सेम एक्सेलरेशन लाना चाहते हैं, अगर जितना एक्सेलरेशन इसमें उतना ही एक्सेलरेशन इसमें पैदा करना चाहते हैं, तो फिर हमें इस ब्लॉक पर इसकी निस्बत डबल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैस डबल है। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो M2 ग्रेटर देन M1, इसका मतलब है F2 ग्रेटर देन F1। लेकिन अगर सेम फोर्स लगाई जाएगी, जितनी इस ब्लॉक पे उतनी इस ब्लॉक पे सेम फोर्स, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और इसमें एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने लगे। इफ अ फोर्स F प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A इन अ बॉडी, कहता है एक फोर्स F है, ठीक है, वो कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, A एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ मैस M, और बॉडी का मैस M है। देन द बॉडी विल एक्सेलरेटेड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी उसमें फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इफ वी डबल द अप्लाइड फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स को डबल कर देंगे, द एक्सेलरेशन विल बी डबल्ड, तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा नहीं है कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको लिखा यूं जाएगा A प्रोपोर्शनल टू F। ये जो सिंबल होता है ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है, ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शनल। लेकिन डायरेक्टली इसे उस वक्त कहेंगे जब इसके बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के बगैर हो, यानी डायरेक्ट, जैसे ये F डायरेक्ट लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, बटे में नहीं लिखा, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। वैसे ये सिंबल डायरेक्टली का नहीं है, ना ही ये इनवर्सली का है, ये सिंबल सिर्फ प्रोपोर्शनल का है। लेकिन इसे डायरेक्टली तब कहा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहा जाएगा जब इस सिंबल के बाद वाली वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर में ना हो, बटे में ना हो, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इस सिंबल के बाद वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में यानी बटे में लिखा हो, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई होगी। तो चूंकि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम फोर्स डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि जितनी फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। समझ आ रही बात की? ठीक है, लेकिन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, इन्वर्सली प्रोपोर्शन उलट होता है, इसलिए मास को बटे के नीचे लिखेंगे, नीचे लेके जाएंगे तो उलट होगा ना। समझ आ रही बात की? इन्वर्स कब होगा? जब रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मास का रेसिप्रोकल लेना है, और रेसिप्रोकल का मतलब है कि मास को नीचे लिखना है, बटे के नीचे। 1/m, m नहीं लिखेंगे, 1/m। समझ आ रही है? ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास ज़्यादा एक्सेलरेशन का, जैसे पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग 1 और 2, तो जब दो इक्वेशंस को कंबाइन किया जाता है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये कॉमन आ जाएगी, ये भी ए है, ये भी ए है, ए कॉमन, ये चूंकि साइन प्रोपोर्शनल का है, प्रोपोर्शनल का साइन भी कॉमन आ जाएगा। और एफ चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर लिखेंगे, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नीचे लिखेंगे। तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करना है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी मैथ में आप प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल में चेंज करना चाहेंगे, समझ आ रही बात की? ठीक है, चेंज इनटू इक्वल, यानी इसकी जगह इक्वल का साइन आना है, तो प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगा के हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो ए प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल आ गया, साथ इक्वल लगाने के लिए एक कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू एफ ओवर एम। समझ आ रही बात की? अब यहाँ जो कांस्टेंट लगाया गया है वो के है, पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो कहता है के को आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे लगाना है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मीन हर वो कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वल में चेंज करने के लिए लगाया जाएगा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। समझ आ रही बात की? तो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या था? यहां पर था ए, ठीक है जी, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, एफ ओवर एम। तो इस कांस्टेंट की जगह ये के लगा दिया, क्योंकि के को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे ले रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। ठीक है, और सिस्टम इंटरनेशनल में, इन सिस्टम इंटरनेशनल के इज इक्वल टू 1। इस के की वैल्यू क्या रखी गई है? 1। इस के की वैल्यू क्या रखी गई है? 1। तो अगर के की वैल्यू 1 है तो यहां आ गया 1, के की जगह 1 इंटू एफ ओवर एम। ठीक है, तो 1 एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो अब ये एफ ओवर एम, ठीक है, तो एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। समझ आ रही है? यानी ये यहां से यूं आएगा, एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, एम ए इज इक्वल टू एफ। ठीक है, और यहां से फिर आप ये लिख सकते हैं, एफ को इधर लिख लो, एम ए इक्वल है ना, जब दो वैल्यूज इक्वल हो तो इसको चाहे इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की का फार्मूला या इक्वेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला या इक्वेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है? कोई मसला इसमें? ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन है, और एक न्यूटन किसके बराबर होता है? ठीक है, देखें, ये देखें, एफ इज इक्वल टू, इधर तो जो करनी है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट अगर हम फार्मूला से निकालें
यानी यूनिट ऑफ एफ, तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो और उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। ठीक है, ये देखें, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m/s2 लिख लो या ms-2 लिख लो। s2 जब ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। समझ आ रही है? तो सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास की बॉडी में, कितने मास की बॉडी में? 1 किलोग्राम मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। समझ आ रही बात की? 1 न्यूटन उस फोर्स को कहते हैं जो 1 kilogram मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, उसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब? 1 ms-2 कितना एक्सेलरेशन पैदा करे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। कितनी बॉडी में? जिसका मास 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस पर एक्ट करने वाली फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन। समझ आ रही है? सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही बात की? तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में पढ़ा, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म सारी ड्राइव की, फिर एंड पे हमने उसके यूनिट को ड्राइव किया। ठीक है, और उसके यूनिट को डिफाइन किया। पहले ड्राइव किया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, फिर उसको डिफाइन किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही लेक्चर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।